एक विशाल बंगला जिसका नाम शांति निवास है। विडंबना यह है कि उस घर में शांति के अलावा सब कुछ है। अर्जुन अपनी आलीशान कार से उतरता है। वह शहर का सबसे सफल रियल एस्टेट टाइकून है। घर के भीतर एक भव्य पार्टी चल रही है। सुगंधित मोमबत्तियां और विदेशी संगीत का माहौल है। अर्जुन की पत्नी माया, जो ऊंचे खानदान से है, मेहमानों को अपनी नई हीरो की अंगूठी दिखा रही है। माया, ये अंगूठी काफी सुंदर है। तुम्हारे ऊपर भगवान का दिया सब कुछ है। वैसे अंगूठी कहाँ से ली हो? हम भी अपने पति को बोलेंगे ऐसा अंगूठी ला कर दे। और तुम्हारी सासू माँ कैसी है? यहाँ तो दिख भी तो नहीं रही है। भगवान उनके जैसे बेटा और बहू सबको दे। तभी सीढ़ियों के नीचे बने एक छोटे से अंधेरे कमरे का दरवाजा चरचराहट के साथ खुलता है। 70 वर्षीय सावित्री देवी, जो अर्जुन की मां है, कांपते हाथों से अपनी कमरे से बाहर आती है। उनकी आंखों में मोतियाबिंद की सफेदी है और उनके कपड़े मटमैले हो चुके हैं। अर्जुन बेटा, जरा सुनना। बेटा, मैं कितनी बार बोली हूँ, मेरी आंखों से नहीं दिखती बेटा। इस उम्र में अपने माँ को इस तरह से तकलीफ में देखते हो, क्या तुम्हें अच्छा लगता है? बेटा, मेरी उम्र कितनी ही बची। हर माँ बाप अपनी ढलती उम्र में अपने बेटा बेटी को साथ रहना चाहते हैं। ऊपर वाला की कृपा से तुम्हारे पास कितना धन है, अपने माँ के बारे में तो सोचो। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मेहमान एक दूसरे को देखने लगते हैं। अर्जुन का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? मैंने आपसे कहा था ना कि आज घर में बहुत बड़ी पार्टी है। देखिए कितने बड़े बड़े लोग आए हैं। शहर के अमीर व्यापारी, मेरे दोस्त, रिश्तेदार सब मेरी कामयाबी का जश्न मनाने आए हैं। आपको आराम करना चाहिए था। आपकी आंखों में मोतियाबिंद है, आपको ठीक से दिखाई भी नहीं देता। अगर आप गिर जाती तो लोग क्या सोचते? माँ, आप समझती क्यों नहीं हैं? मैंने कितनी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। आज मैं ऊंचाइयों को छू रहा हूँ। लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं और आप इस तरह सबके सामने आ गई पुरानी साड़ी में, बिना किसी तैयारी के। मुझे अच्छा नहीं लग रहा माँ। सच कहूँ तो मुझे शर्म आ रही है। मैं चाहता हूँ लोग मुझे एक सफल इंसान के रूप में देखें, ना कि ऐसे बेटे के रूप में जिसकी माँ की हालत देखकर लोग तरस खाएं। आपको अपने कमरे में रहना चाहिए था। मैं बाद में आकर आपसे मिल लेता। मैंने आपके लिए सब सुविधाएं दी हैं, बड़ा कमरा, दवाइयाँ, नौकर। फिर भी आप यहाँ क्यों आईं? क्या आप मेरी खुशी में शामिल होना चाहती थीं? पर माँ, ये दुनिया भावनाओं से नहीं, दिखावे से चलती है। लोग सिर्फ चमक देखते हैं, सच्चाई नहीं। आप क्यों नहीं समझती कि मेरी इज्जत मेरे लिए कितनी जरूरी है? मैं अब वो छोटा बच्चा नहीं हूँ जो आपकी उंगली पकड़कर चलता था। अर्जुन बेटा, मैं अंदर आ गई, मुझे माफ कर देना। मुझे पता है आज तुम्हारी बहुत बड़ी पार्टी है, घर मेहमानों से भरा हुआ है, सब तुम्हारी सफलता का जश्न मना रहे हैं। मैं तुम्हें बीच में टोकना नहीं चाहती थी बेटा, लेकिन मेरी दवाई सच में खत्म हो गई है। सुबह से इंतजार कर रही थी कि तुम खुद आकर पूछोगे, पर तुम बहुत व्यस्त थे। आंखों में फिर से धुंधलापन बढ़ गया है अर्जुन, जलन भी हो रही है। डॉक्टर ने समय पर दवाई लेने को कहा था। मैंने नौकर को ढूंढा, पर वो भी मेहमानों की सेवा में लगा था, इसलिए हिम्मत करके खुद ही चली आई। मुझे रोशनी साफ नहीं दिखती बेटा, पर तुम्हारी आवाज सुनकर पहचान लेती हूँ कि तुम पास हो। मैं बस 2 मिनट के लिए आई हूँ। दवाई के पैसे या पर्ची दे दो तो मैं वापस अपने कमरे में चली जाऊंगी। अगर मेरी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी महसूस हो रही हो तो मुझे माफ कर देना। मैं जानती हूँ अब तुम बहुत बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हारी अपनी दुनिया है। मुझे इस चमक दमक से कोई मतलब नहीं, मुझे तो बस तुम्हारी सेहत और खुशी की चिंता रहती है।
जब लोगों को तुम्हारी तारीफ सुना तो लगा जैसे मेरी आंखों में फिर से रोशनी आ गई हो। तुम्हारी कामयाबी ही मेरी सबसे बड़ी दवाई है बेटा। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। मेरी दुआ हर कदम पर तुम्हारे साथ है। माँ, आप प्लीज अंदर चली जाइए। देखिए, अभी बाहर बहुत मेहमान हैं, सबकी नज़र हम पर है। मैं नहीं चाहता कि कोई आपको इस तरह परेशान हालत में देखे। आपकी दवाई मैं अभी मंगवा देता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। बस अभी के लिए अपने कमरे में आराम कीजिए। आपकी आंखों को भी आराम की ज़रूरत है। मैं थोड़ी देर में खुद आकर आपसे मिलूंगा। प्लीज़ माँ, मेरी बात मान लीजिए। आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। आप अंदर जाइए, मैं सब संभाल लूंगा। अर्जुन, ये क्या है? आपकी माँ फिर से पार्टी के बीच में आ गई। मैंने आपसे साफ कहा था कि आज बहुत खास मेहमान आने वाले हैं। इतनी मुश्किल से सब कुछ परफेक्ट बनाया है, डेकोरेशन, खाना, माहौल, और अब ये सब। आपको पता है ना लोगों की नजर कितनी तेज होती है। अभी कुछ देर पहले आपकी माँ सबके सामने खड़ी थी, हाथ में पुरानी दवाई की पर्ची लिए हुए। लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, सब ठीक तो है। आप समझते क्यों नहीं अर्जुन, ऐसे मौकों पर हर चीज मायने रखती है। मैं आपकी इमेज की बात कर रही हूँ। आप आज शहर के बड़े बिजनेसमैन के तौर पर जाने जाते हैं। अगर मेहमानों को लगे कि हम अपने ही घर को संभाल नहीं पा रहे तो वो क्या सोचेंगे? मैं आपकी माँ की इज्जत करती हूँ, लेकिन हर बात की एक जगह और समय होता है। उन्हें अपने कमरे में रहना चाहिए था। दवाई खत्म हो गई थी तो पहले से क्यों नहीं बताया? हर बार पार्टी या किसी खास दिन पर ही कुछ ना कुछ हो जाता है। आप बहुत इमोशनल हो जाते हैं अर्जुन। दुनिया इमोशन से नहीं, स्टेटस से चलती है। आपको अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। हमने कितनी मेहनत से ये मुकाम पाया है। मैं नहीं चाहती कि छोटी छोटी बातें हमारी मेहनत पर सवाल खड़ा कर दें। आप जाकर मेहमानों को संभालिए और प्लीज अपनी माँ को समझाइए कि अगली बार ऐसे मौके पर बाहर ना आए। मैं बस चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक और व्यवस्थित रहे, क्योंकि अब हम आम लोग नहीं रहे अर्जुन। हमारी हर छोटी बात भी लोगों की नजर में बड़ी बन जाती है। उनका कमरा घर के उस कोने में था जहां धूप की एक किरण भी ठीक से नहीं पहुंचती थी। खिड़की पर भारी पर्दे पड़े थे, दीवारों पर सन्नाटा टंगा था। वह अंदर गई, दरवाजा हल्के से बंद किया और बिस्तर के किनारे बैठ गई। कमरे का अंधेरा जैसे उनके भीतर के अंधेरे से मिल गया। बाहर जश्न था, भीतर सन्नाटा। बाहर रोशनी थी, भीतर अकेलापन। यह कहानी लगभग 30 साल पहले की है। एक छोटे से गांव की कच्ची पगडंडी पर धूल उड़ती थी और उसी धूल में सावित्री का जीवन भी बिखर गया था। एक सड़क हादसे ने पल भर में उनका सब कुछ छीन लिया था। उनके पति का अचानक निधन हो गया और 5 साल का नन्हा अर्जुन उनकी गोद में सिसकता रह गया। उस दिन के बाद सावित्री के जीवन में सिर्फ जिम्मेदारियां बची थीं, सहारा नहीं। घर के नाम पर बस एक टूटी हुई झोपड़ी थी, जिसकी छत हर बरसात में टपकती थी। दीवारें मिट्टी की थीं और दरवाजा आधा टूटा हुआ। न बिजली थी, न पक्का चूल्हा। रात में अंधेरा ऐसा घिरता मानो उम्मीद भी रास्ता भूल जाए। लेकिन उस अंधेरे में भी सावित्री की आंखों में एक छोटी सी लौ जलती रहती अपने बेटे का भविष्य। गांव वाले कुछ दिन सहानुभूति जताते रहे, फिर सब अपनी अपनी दुनिया में लौट गए। गांव की चौपाल पर बैठे लोग आपस में धीमी धीमी आवाज में बातें कर रहे थे, लेकिन उनके शब्द सावित्री के कानों तक साफ पहुंच रहे थे। सावित्री, तू अभी जवान है। एक बुजुर्ग औरत ने कहा, जिंदगी पड़ी है आगे, दूसरी शादी कर ले। सावित्री सब सुन रही थी। उनके हाथ अर्जुन के कंधों पर कस गए। 5 साल का मासूम बच्चा उनकी साड़ी का पल्लू पकड़े खड़ा था, अनजान कि उसके भविष्य पर चर्चा हो रही है। लोगों की बातों में तर्क था, समाज की चिंता थी, लेकिन उनमें एक माँ के दिल की आवाज नहीं थी। चौपाल पर बैठे हर व्यक्ति को सावित्री का अकेलापन दिख रहा था, पर किसी को उस माँ की आंखों में जलती जिद और ममता की आग नजर नहीं आ रही थी। गांव वाले अपने अपने सुझाव दे रहे थे, मानो एक औरत का जीवन उसके अपने हाथ में नहीं, समाज की मंजूरी में बंधा हो। बस कीजिए आप लोग, कब तक मेरे जीवन का फैसला आप करेंगे? क्यों बार बार कहते हैं कि दूसरी शादी कर लूं?
क्या मैं अपने पति की चिता की राख भी ठंडी होने से पहले सब भूल जाऊं? मेरा अर्जुन मेरा संसार है। सुन लीजिए सब लोग, मैं भूखी मर जाऊंगी लेकिन इसे किसी के आगे हाथ फैलाने नहीं दूंगी। आपको लगता है मैं अकेली हूँ तो कमजोर हूँ? नहीं, एक माँ कभी कमजोर नहीं होती। दूसरी शादी कर लूं ताकि कोई पराया आदमी मेरे बच्चे पर एहसान जताए? कभी नहीं। मेरा बेटा किसी की दया पर नहीं पलेगा। मैं अपने हाथों की मेहनत से इसे पालूंगी। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं खेत में काम करूंगी, पत्थर तोड़ूंगी, लोगों के घर बर्तन मांजूंगी, पर अपने बच्चे का भविष्य किसी सौदे में नहीं दूंगी। आप लोग समाज की बात करते हैं, इज्जत की बात करते हैं। मेरी इज्जत मेरा बेटा है। आज ये छोटा है पर एक दिन यही सिर ऊंचा करके चलेगा और तब आपको जवाब मिल जाएगा। मुझे सहानुभूति नहीं चाहिए, बस मेरा रास्ता मत रोकिए। उनकी आवाज में ऐसा दृढ़ संकल्प था कि कोई भी आगे कुछ कहने की हिम्मत न जुटा सका। एक दिन अर्जुन स्कूल से रोते हुए आता है। माँ, आज स्कूल में मास्टर जी ने बताया कि सब बच्चे पिकनिक पर जा रहे हैं। कल पैसे जमा करने हैं, सिर्फ 10 रुपए। माँ, मैं भी जाना चाहता हूँ। सब दोस्त जा रहे हैं, रवि, सोनू, पिंटू। अगर मैं नहीं गया तो वो कहेंगे कि मैं डर गया। माँ, वहाँ पहाड़ है, नदी है और हम बस में बैठकर जाएंगे। मैंने कभी बस में लंबा सफर नहीं किया माँ। सिर्फ 10 रुपए ही तो चाहिए। तुम चुप क्यों हो माँ? क्या हमारे पास 10 रुपए भी नहीं है? ठीक है, अगर नहीं है तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं मास्टर जी से कह दूंगा कि मुझे पिकनिक पर नहीं जाना। मैं झूठ बोल दूंगा कि मुझे घूमना पसंद नहीं। माँ, तुम उदास मत होना। मैं जानता हूँ तुम बहुत मेहनत करती हो। मैं बड़ा होकर बहुत पैसे कमाऊंगा, फिर तुम्हें कभी ऐसे चुप नहीं रहना पड़ेगा। तुम रो मत माँ। देखो, मैं सच में नहीं जाऊंगा। मुझे पिकनिक से ज्यादा तुम्हारी मुस्कान पसंद है। एक दिन मैं तुम्हें भी बस में बिठाकर दूर घुमाने ले जाऊंगा, तब हम दोनों साथ में पिकनिक मनाएंगे। सावित्री के पास उस दिन सचमुच एक पैसा भी नहीं था। झोपड़ी के कोने कोने को टटोलने के बाद भी उन्हें कहीं कोई सहारा नहीं मिला। रात गहराई तो उन्होंने एक कठिन फैसला लिया। बिना किसी को बताए वह चुपचाप गांव से निकलकर पास के शहर के अस्पताल पहुंची। वहां उन्होंने अपना खून बेच दिया। बदले में उन्हें सिर्फ 10 रुपए मिले, लेकिन उनके लिए वही 10 रुपए बेटे की मुस्कान के बराबर थे। सुबह जब अर्जुन की हथेली पर वे सिक्के रखे गए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह उछलता कूदता स्कूल गया और पिकनिक के लिए निकल पड़ा। खून देने के बाद सावित्री का शरीर बेहद कमजोर हो गया था। अगले 3 दिन तक वह बिस्तर से ठीक से उठ भी नहीं पाई। तेज बुखार और कमजोरी ने उन्हें जकड़ लिया, पर चेहरे पर उन्होंने वही शांत मुस्कान बनाए रखी। जब अर्जुन पिकनिक से लौटा और माँ को कमजोर देखा तो चिंता से भर उठा। सावित्री ने बस इतना कहा, बेटा, बस मुझे थोड़ा बुखार है। अपने त्याग का सच उन्होंने फिर भी अपने दिल में ही छिपा कर रखा। वर्तमान में अर्जुन सफलता की ऊंचाइयों पर खड़ा था, लेकिन अब उसके सामने एक नई महत्वाकांक्षा थी। एक बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए उसे 50 करोड़ रुपयों की जरूरत थी। बैंक, निवेशक और साझेदार सबसे बातचीत चल रही थी, पर रकम अभी भी कम पड़ रही थी। तभी उसके मन में अचानक एक पुरानी बात कौंधी। गांव की वह 10 एकड़ जमीन, जिसकी कीमत अब आसमान छू रही थी, अब भी सावित्री देवी के नाम पर दर्ज थी। वही जमीन जिसे कभी किसी ने महत्व नहीं दिया था, आज उसकी सबसे बड़ी उम्मीद बनकर सामने खड़ी थी। माँ, मैंने कुछ सोचकर ही आपसे बात करने आया हूँ। आप जानती हैं ना, शहर का ये प्रदूषण आपकी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। डॉक्टर भी कह रहे थे कि आपको खुली हवा और शांति की जरूरत है। यह धूल, धुआं, शोर, ये सब आपकी आंखों और सेहत पर बुरा असर डाल रहा है। मैं दिन रात काम में व्यस्त रहता हूँ, आपके पास बैठ भी नहीं पाता। मुझे अच्छा नहीं लगता माँ कि आप इस बड़े घर में भी अकेली सी पड़ी रहती हैं। गांव में हमारा पुश्तैनी घर है, वहाँ कितनी ताज़ी हवा है, खुला आंगन है, पेड़ पौधे हैं। सुबह पक्षियों की आवाज़ से नींद खुलेगी, न कि गाड़ियों के हॉर्न से।
आपको वहाँ ज़्यादा सुकून मिलेगा। यहाँ की भागदौड़ अब आपके लिए सही नहीं है। मैंने सोचा है कि आपको कुछ समय के लिए वहीं शिफ्ट कर दूँ। मैं आपके आराम के लिए वहाँ सब इंतज़ाम करवा दूंगा, नौकर रख दूंगा, दवाई समय पर पहुँचेगी, किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। और वैसे भी माँ, वो ज़मीन और घर अब भी आपके ही नाम पर है, उसे देखभाल की भी ज़रूरत है। आप वहाँ रहेंगी तो सब संभला रहेगा। मैं जब भी फुर्सत मिलेगी आपसे मिलने आ जाया करूँगा। आप गलत मत समझिएगा माँ, मैं ये सब आपकी भलाई के लिए ही कर रहा हूँ। मुझे आपकी चिंता रहती है। शहर की ये जिंदगी अब आपके लायक नहीं रही। गांव में आपको शांति मिलेगी और मुझे भी सुकून रहेगा कि आप स्वस्थ हैं। आप बस हाँ कह दीजिए माँ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। सावित्री देवी जानती थी कि अर्जुन झूठ बोल रहा है। वह जानती थी कि वह उन्हें वृद्धाश्रम या अकेले रहने के लिए छोड़ रहा है। बेटा अर्जुन, अगर तेरी खुशी इसी में है तो मुझे मंजूर है। मैंने हमेशा वही किया है जिससे तुझे सुकून मिले। शहर हो या गांव, मेरे लिए जगह नहीं, तू मायने रखता है। अगर तुझे लगता है कि गांव की हवा मेरे लिए अच्छी होगी तो मैं चली जाऊंगी। वैसे भी उस घर से मेरी बहुत यादें जुड़ी हैं। तेरे बचपन की हंसी, तेरे पिताजी की यादें, सब वही तो हैं। तू चिंता मत कर बेटा, मैं वहाँ ठीक रहूंगी। मैं बूढ़ी हो गई हूँ, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस तू खुश रहे, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। तू जब भी मिलने आएगा मेरा आंगन फिर से खिल उठेगा। मैं तुझे रोकूंगी नहीं अर्जुन। माँ का घर वहीं होता है जहाँ उसके बच्चे की भलाई हो। अगर तेरा भला इसी में है तो मुझे सच में कोई आपत्ति नहीं। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे बेटा। माँ, एक छोटी सी औपचारिकता रह गई है। बस इस कागज पर अपना अंगूठा लगा दीजिए। ये वसीयत है ताकि जमीन के कागजात साफ हो सकें। आप तो जानती हैं, आजकल हर काम में कागजी प्रक्रिया जरूरी होती है। मैं नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूँ, बैंक वाले भी पूछताछ कर रहे हैं। अगर जमीन के दस्तावेज साफ रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं होगी। आप चिंता मत कीजिए, ये सब सिर्फ कागजी काम है। जमीन आपकी ही है माँ, बस नाम में थोड़ा बदलाव करना है। मैं आपका ही बेटा हूँ माँ, क्या मैं आपका बुरा सोच सकता हूँ? आपको तो वैसे भी गांव में रहना है, वहाँ किसी कागज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सब शहर के नियम हैं। बस यहाँ इस जगह पर अंगूठा लगा दीजिए। देखिए, मैंने स्याही भी लगा दी है। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मुझ पर भरोसा है ना माँ? बस एक अंगूठा और सब काम आसान हो जाएगा। सावित्री देवी ने बिना पढ़े अंगूठा लगा दिया। उनके लिए जमीन का टुकड़ा कभी कीमती था ही नहीं। उनके लिए तो उनका बेटा ही उनकी जागीर था। अगले ही दिन सुबह का सूरज पूरी तरह निकला भी नहीं था कि अर्जुन ने जल्दी जल्दी तैयारी कर ली। उसने सावित्री देवी को एक पुरानी सी टैक्सी में बैठाया। रास्ते भर वह चुप रहा, जैसे हर शब्द उससे दूर भाग रहा हो। शहर की ऊंची इमारतें पीछे छूटती गईं और कच्ची सड़कों का सफर शुरू हो गया। कुछ घंटों बाद टैक्सी गांव के किनारे बने एक टूटे फूटे आश्रम के सामने आकर रुक गई। दीवारों पर पुराना चूना झड़ रहा था। लोहे का गेट जंग लगा हुआ था और आंगन में सूखी पत्तियां उड़ रही थीं। यही वह जगह थी जहां अर्जुन ने अपनी मां को उतार दिया। उस सामान नीचे रखा और बिना देर किए वापस मुड़ गया। जाते समय उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। टैक्सी की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और सड़क पर धूल का गुबार छा गया। सावित्री देवी गेट के पास चुपचाप बैठ गई। उनकी धुंधली आंखें उसी सड़क को ताकती रहीं जहां से उनका बेटा अभी अभी ओझल हुआ था। हर गुजरती आहट पर उन्हें लगा शायद टैक्सी लौट आई हो। उनके दिल में एक उम्मीद अब भी जिंदा थी। शायद अर्जुन वापस आएगा, कहेगा कि यह सब एक भूल थी और उन्हें फिर अपने साथ ले जाएगा। लेकिन सड़क पर बस धूल उड़ती रही और आश्रम के आंगन में सन्नाटा गहराता गया। अर्जुन घर लौटता है। वो बहुत खुश है कि उसे जमीन मिल गई। वह अपनी सफलता का जश्न मनाने के लिए व्हिस्की का गिलास भरता है। तभी उसकी नजर अपने 7 साल के बेटे आर्यन पर पड़ती है। आर्यन अपने खिलौने वाले बक्से में कुछ पुराने कागज और फटे हुए कपड़े भर रहा है।
आर्यन बेटा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब कचरा क्यों इकट्ठा कर रहे हो? देखो, आंगन में हर जगह प्लास्टिक की बोतलें, पुराने डिब्बे और कागज़ फैले पड़े हैं। अगर कोई बाहर से आ जाए तो क्या सोचेगा? सफाई रखना बहुत ज़रूरी होता है बेटा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इन बेकार चीज़ों का क्या करोगे। कहीं तुम्हें चोट ना लग जाए, इसलिए भी मैं चिंतित हूँ। अगर तुम्हें किसी काम के लिए कुछ चाहिए था तो मुझसे कह देते, मैं दिला देता। ऐसे इधर उधर से उठाकर लाना ठीक नहीं है। मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, बस समझा रहा हूँ कि घर और आसपास साफ रहना चाहिए। चलो पहले ये सब समेटो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा इरादा क्या है। हाँ पापा, जैसे आपने दादी को एक पुराने कमरे में रखा और फिर उन्हें दूर छोड़ाए, वैसे ही मैं भी बड़ा होकर आपको और मम्मी को इसी पुराने बक्से में रखूंगा। मैं अभी से प्रैक्टिस कर रहा हूँ ताकि जब आप बूढ़े हो जाओ तो मुझे आपको छोड़ने में कोई परेशानी ना हो। आप कहते हो ना कि जो हम देखते हैं वही सीखते हैं। मैंने भी वही सीखा है। जब दादी धीरे धीरे चलती थीं, तब आप कहते थे कि वो बोझ बन गई हैं। अगर बूढ़ा होना बोझ है तो एक दिन आप भी तो बूढ़े होंगे पापा। तब क्या मैं भी आपको ऐसे ही छोड़ाऊं? मैं छोटा हूँ लेकिन समझता हूँ कि दादी को दुख होता होगा। जब आप उन्हें उस कमरे में अकेला छोड़ देते थे तो उनकी आंखों में आंसू होते थे। अगर आप चाहो तो मैं अभी से आदत डाल लूं कि अपने बड़े होने पर आपको दूर छोड़ आना है, ताकि उस दिन मुझे रोना ना आए और दिल भी मजबूत रहे। पापा, मैं बस वही कर रहा हूँ जो मैंने आपसे सीखा है। अगर आपको मेरा ये खेल अच्छा नहीं लग रहा तो शायद आपको भी सोचना चाहिए कि दादी के साथ जो हुआ वो सही था या नहीं। मैं तो आपका बेटा हूँ, आप जैसा करोगे वैसा ही सीखूंगा। अर्जुन के हाथ से शराब का गिलास छूटकर फर्श पर गिर जाता है। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे अर्जुन का घमंड चूर चूर हो गया था। उसे अपने ही बेटे की आंखों में अपना डरावना भविष्य नजर आने लगा। अर्जुन पागलों की तरह गाड़ी चलाकर रात के 2 बजे उस आश्रम पहुंचता है। वह जोर जोर से गेट पीटने लगता है। अर्जुन अपनी माँ के पैरों में गिरकर दहाड़े मारकर रोने लगता है। माँ, अब घर चलो। मुझे बंगला नहीं चाहिए, मुझे अपनी माँ चाहिए। सावित्री देवी ने कांपते हाथों से अर्जुन का सिर सहलाया और कहा, बेटा, माँ कभी अपने बच्चे से सच में नाराज नहीं होती। अगर कभी डांटती भी है तो वो गुस्सा नहीं, चिंता होती है। माँ का दिल तो हमेशा अपने बच्चे के लिए दुआ ही करता है। इस दुनिया में हर चीज़ दोबारा मिल सकती है। खोया हुआ पैसा मेहनत से वापस आ सकता है, टूटा हुआ घर फिर से बन सकता है, छूटा हुआ मौका फिर मिल सकता है। लेकिन माँ की दुआ अगर एक बार दिल से निकल जाए तो उसे वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत बैंक में नहीं, माँ के दिल में छुपी होती है। जब तक माँ की दुआ साथ है तब तक रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। लेकिन जिस दिन माँ का दिल टूट जाता है, उस दिन इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। उस पल उसे समझ आ गया कि असली अमीरी पैसों में नहीं बल्कि माँ के आशीर्वाद में होती है। वक्त का पहिया बहुत बेरहम होता है। आज आप जो अपने माता पिता के साथ कर रहे हैं, वही आपके बच्चे आपके साथ करेंगे। माँ,